हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में ऑर्डर ऑफ ग्रुप और उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप। तो सबसे पहले हम चक्रीय ग्रुप का अर्थ समझें, चक्रीय ग्रुप की परिभाषा समझें। कोई भी ग्रुप जी एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसका कोई एक अवयव ए इस प्रकार से हो कि जी का प्रत्येक अवयव ए की किसी घात के रूप में लिखा जा सकता है। यदि किसी ग्रुप में एक अवयव ए इस प्रकार है कि उस ग्रुप का प्रत्येक अवयव इस अवयव की किसी घात के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। और ये जो अवयव ए होता है ये हमारा इसका कहलाता है जनक या जनरेटर। ध्यान रखिए कि जी का प्रत्येक अवयव इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात हम इस साइक्लिक ग्रुप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी इज़ ए की पावर n सच दैट n इज़ एन इंटीजर। तो इस तरह का ग्रुप जो होता है वो हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाता है और ए इसका जनरेटर। एग्जाम्पल हम देखें, जी हम लें इकाई के वर्गमूलों का समुच्चय। तो इकाई के वर्गमूल हुए 1 और -1। तो जी में हमारे पास दो अवयव हैं। यह गुणा संक्रिया के लिए एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनरेटर ए जो है -1 है। कैसे देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, तो एक की घात के रूप में, और -1 को लिख सकते हैं -1 की पावर 1। दो अवयव हैं 1 और -1, दोनों को -1 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस अर्थात यहाँ पर जी जो है -1 के द्वारा जनरेटेड एक ग्रुप है, गुणा के लिए ग्रुप बनाता है। और एग्जाम्पल देखें, हम मान लीजिए हम एक समुच्चय ले रहे हैं जिसमें हम इकाई के 4 मूल लेते हैं। ठीक है, ये 4 मूल होते हैं हमारे 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। यह अपने आप में एक गुणात्मक समूह है और यह चक्रीय है और इसके दो जनक होंगे आयोटा एंड माइनस आयोटा। देखिए, आयोटा को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर अगर हम लें ये हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब लें आप, आयोटा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आयोटा के। और आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के। तो 1, -1, आयोटा माइनस आयोटा, इन सबको हम जी की आयोटा की घात के रूप में लिख सकते हैं, मीन्स आयोटा इसका एक जनक है। इसी प्रकार से माइनस आयोटा भी इसका जनक है। तो यह एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके दो जनक हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा। इन साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर हम अब कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट प्रमेय हम लेते हैं, यदि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, जी एक ग्रुप दिया हुआ है और वो साइक्लिक ग्रुप है, और यदि ए इसका जनक है, जनरेटर है, तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा। किसी भी साइक्लिक ग्रुप जी का यदि कोई एक जनरेटर जी दिया हुआ है तो जी इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लिक ग्रुप को। ये साइक्लिक ग्रुप है ए के द्वारा जनरेटेड, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी ए के द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका यदि ए जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा। अब ए इसका जनरेटर है तो इसका मतलब जी के जो अवयव हैं वो हमारे ए की पावर n के रूप में हैं, जहाँ n कोई भी इंटीजर है। अब मान लीजिए ए की पावर m जी का कोई अवयव है, m कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं इसको, ए की पावर m को हम लिख सकते हैं ए की पावर -m, दैट इज़ ए इन्वर्स की पावर -m। ठीक है, अब यदि m z का अवयव है तो -m भी z का अवयव है। तो इसका मतलब a की पावर m जो है वो a इन्वर्स की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। हमने a की पावर m g का कोई स्वेच्छ अवयव लिया था और इसको हम a इन्वर्स की पावर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात g के प्रत्येक अवयव को हम a इन्वर्स की पावर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात g
ए इनवर्स के द्वारा जनरेटेड एक ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट पर में कि यदि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, ठीक है, ये हमेशा एबिलियन होता है, क्रम विनिमय होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, क्रम विनिमय होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। तो यदि जी एक साइक्लिक ग्रुप है और मान लीजिए इसका जनरेटर ए है, ठीक है, तो हमारे पास जी के यदि दो अवयव ले लें हम, एक्स और वाई जी के अवयव हैं, तो हम एक्स और वाई को ए की पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम, वाई इज इक्वल टू ए की पावर एन है, तो x इंटू वाई हो जाएगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m। दोनों पूर्णांक हैं, इनमें क्रम विनिमय नियम लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर n प्लस m, दैट इज ए की पावर n इंटू ए की पावर m, दैट इज इक्वल टू y इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। तो इसका मतलब ये एबिलियन है, क्रम विनिमय नियम इसमें लग रहा है, इसका मतलब जी एक एबिलियन ग्रुप है। अब हमें सिद्ध करना है कि इसका विलोम सत्य नहीं है। मीन्स कि यदि जी हमारा क्रम विनिमय ग्रुप है तो ये जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक ग्रुप हो। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल पर्याप्त है, क्योंकि कोई भी एक एग्जाम्पल हम ऐसा शो कर सकें जिसमें क्रम विनिमय नियम तो संतुष्ट हो रहा हो लेकिन वो चक्रीय नहीं हो, तो हमारा प्रमेय सत्य हो जाएगी। ठीक है। तो हमने एक ग्रुप लिया जी, मैट्रिक्स का समुच्चय। इस ग्रुप में हमारे पास 4 अवयव लिए, 1 0 0 1, ए अवयव लिया हमने -1 0 0 1, बी हमने इसका अवयव लिया 1 0 0 -1, और सी अवयव लिया हमने -1 0 0 -1। ये 4 मैट्रिसेस हैं और इनको कंटेन करने वाला सी एक ग्रुप है। ठीक है। और मैट्रिक्स की गुणा के लिए यह जो है यह क्रम विनिमय ग्रुप है। आपने इसको ग्रुप में पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय ग्रुप बनाता है, लेकिन इसका ग्रुप यह चक्रीय नहीं है। इस ग्रुप जी में देखिए तत्समक अवयव क्या है, आई है, 1 0 0 1 इसका तत्समक अवयव है। अब इसके हम अवयवों की कोटि निकालते हैं। ठीक है। ए स्क्वायर निकालें हम, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा -1 0 0 1 -1 0 0 1, दिस इज 1 0 0 1, दैट इज आई, अर्थात ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज़ 2। इसी प्रकार से बी स्क्वायर निकालोगे तो बी स्क्वायर भी आपका आई के बराबर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव का ऑर्डर 2 है, अर्थात एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 है, जबकि ग्रुप में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, और किसी भी अवयव का ग्रुपांक ग्रुप के ग्रुपांक के बराबर नहीं है, अर्थात ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है। तो जबकि इसमें क्रम विनिमय है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। नेक्स्ट प्रमेय हम लेंगे कि किसी परिमित चक्रीय समूह में, किसी भी परिमित चक्रीय समूह में ग्रुप की कोटि गुणांक अर्थात उसका ग्रुपांक जनक की कोटि के बराबर होती है। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, परिमित चक्रीय ग्रुप ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो माना, प्रूफ इसका देखें,
जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा। मान लीजिए जी का जनरेटर ए है। अब जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और मान लीजिए इसका जो जनरेटर ए है इसकी कोटि n है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोटि n है कि n वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि a की पावर n इज इक्वल टू ई, जहाँ ई समुच्चय जी का तत्समक ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। हम अब एक सेट लेते हैं जिसके हमने अवयव लिए ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर n इज इक्वल टू ई। हम सिद्ध करेंगे कि यह h जो है यही g के बराबर है। तो सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि h के कोई भी दो अवयव समान नहीं हैं। माना यदि संभव है कि h के किन्हीं दो अवयवों ai और aj बिलोंगिंग टू h के लिए ai इज इक्वल टू aj, जहाँ i और j दोनों के दोनों 1 से n के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। ai aj के बराबर है तो ai इन्वर्स इज इक्वल टू aj ai इन्वर्स मीन्स e, क्योंकि ये हो जाएगा a की पावर 0, दैट इज़ e इज इक्वल टू aj माइनस आई। तो हमारे पास यहाँ आ गया कि aj माइनस आई इज इक्वल टू ई, मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू j माइनस आई, ठीक है ना। ऑर्डर की परिभाषा से, और j और i दोनों के दोनों n से छोटे हैं, इसका मतलब j माइनस आई भी n से छोटा है और हमने a का ऑर्डर n ले रखा है, अर्थात n वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि a की पावर n इज इक्वल टू ई है। इसका मतलब ये चीज़ असंभव है। तो ओनली पॉसिबिलिटीज कि j माइनस आई इज इक्वल टू 0, दैट इज j इज इक्वल टू आई। तो अगर ai और aj में i बराबर j है तभी ये इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। अर्थात इस समुच्चय h के कोई भी दो अवयव बराबर नहीं है, सबके सब अवयव भिन्न भिन्न है, मीन्स h में हमारे पास n अवयव है, ठीक है। अब माना हमने कि b हमारा समुच्चय g का कोई अवयव है, क्योंकि g एक चक्रीय ग्रुप है तो इसका मतलब हम b को a की किसी घात के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए b इज इक्वल टू a की पावर l है, जहाँ l कोई पूर्णांक है। तो हम डिवीज़न एल्गोरिथम से l को लिख सकते हैं n क्यूब प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n होता है, और ये q और r दोनों के दोनों पूर्णांक है हमारे पास, q और r हमारे पूर्णांक हैं, ठीक है। तो हमारा b बराबर हुआ a की पावर l मीन्स a की पावर n क्यूब प्लस r, दैट इज़ a की पावर n की पावर q, a की पावर r, a की पावर n हमारे पास e है तो ये हो गया e की पावर q, a की पावर r और e की पावर q मीन्स a, मीन्स दिस इज इक्वल टू a की पावर m। तो b यदि g का कोई भी अवयव है तो वो a की पावर r और r n से छोटा है, इसका मतलब वो h का अवयव है, ठीक है। क्योंकि r हमारा 1 से लेकर n तक में ही कोई अवयव है। तो हमने क्या लिया था, b g का कोई अवयव लिया और वो हमने सिद्ध कर दिया कि वो h का भी अवयव है। इसका मतलब ये समुच्चय g समुच्चय h का उपसमुच्चय है, ठीक है। इसी प्रकार से g एक ग्रुप है, इसलिए ये क्लोजर नियम इसमें संतुष्ट होता है, ठीक है। g ग्रुप है इसलिए इसमें संक्रिया संवृत होगी, क्लोजर नियम होगी। तो संक्रिया संवृत है, इसका मतलब क्या हुआ कि h का प्रत्येक अवयव, h के अवयव हमारे, क्योंकि g a के द्वारा जनरेटेड है, a स्क्वायर a की पावर n, ये सब के सब हमारे g के अवयव भी हैं और ये h के अवयव हैं। इसका मतलब h हमारा g का सबसेट है। इन दोनों से h इज इक्वल टू g, अर्थात ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n, अर्थात g एक साइक्लिक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर n होता है। तो परिमित ग्रुप में ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ सिर्फ परिमित ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। यदि ग्रुप परिमित है तो ये हमारा ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर उसके किसी भी जो उसका जनरेटर है उसके ऑर्डर के बराबर होता है। नेक्स्ट थ्योरम हम लेंगे, लास्ट थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, कि
किसी भी, हमने फाइनाइट ग्रुप के लिए ले लिया, अब हम इनफाइनाइट ग्रुप के लिए लेंगे। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो तथा केवल दो जनक होते हैं। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है 2 and only 2 जनरेटर्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें प्रूफ करना है इसके दो जनरेटर हैं। मान लीजिए हमारे पास G एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका कोई जनरेटर हमारे पास A दिया हुआ है। ग्रुप का G का ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब यदि A की पावर n G का कोई भी अवयव है तो हम A की पावर n को लिख सकते हैं A इन्वर्स की पावर -n। ठीक है, अर्थात क्योंकि -n भी पूर्णांक है तो हम G के प्रत्येक अवयव को A इन्वर्स की घात के रूप में भी लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्लियरली A इन्वर्स भी G का जनरेटर है। अब हमें ये स्पष्ट है कि ये दोनों जनरेटर भिन्न भिन्न हैं। इसको हम सिद्ध कर लेंगे। हम इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे कि ये दोनों जनरेटर यदि समान हैं तो क्या स्थिति होगी। तो यदि संभव हो तो मान लिया कि A बराबर A इन्वर्स है। ठीक है, तो ये हमें शो करेगा कि A इंटू A इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A। A इंटू A का मतलब हो गया A स्क्वायर। A इन्वर्स A मीन्स E। ये शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 2 का मतलब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू जो कि असंभव है, क्योंकि हमने क्या लिया है कि G हमारा इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता, मीन्स A इज़ नॉट इक्वल टू A इन्वर्स। तो हमारे पास दो जनक तो इसके हैं A और A इन्वर्स। अब हम सिद्ध करेंगे कि इन दोनों के अतिरिक्त G का कोई भी जनक नहीं है। तो यदि माना, अगर पॉसिबल हो तो हम ये मान लें कि A की पावर m G का जनरेटर है। ठीक है, जहाँ m नॉट इक्वल टू +-1, क्योंकि A और A इन्वर्स तो है ही जनक, हमने ले लिया है। हमने माना कि इसके अतिरिक्त भी कोई इसका जनक है। अब यदि A G का कोई अवयव है और n कोई पूर्णांक है तो G का प्रत्येक अवयव A की पावर m इसका जनक है, तो A की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। मीन्स A इज इक्वल टू A की पावर m की पावर n। ठीक है, क्योंकि A की पावर m हमने जनक माना है तो हर अवयव इसकी जनक की कोई ना कोई पावर होगी, तो A की पावर m की पावर n, दैट इज़ A की पावर mn। और A इन्वर्स इज इक्वल टू A की पावर mn। A इन्वर्स मीन्स E इज इक्वल टू A की पावर mn -1, मीन्स ऑर्डर ऑफ A इज़ लेस देन इक्वल टू mn -1, मीन्स ऑर्डर ऑफ A परिमित है, अर्थात ऑर्डर ऑफ G परिमित है, जो कि फिर विरोधाभास है। अर्थात G इनफाइनाइट हमने लिए है तो इसके केवल दो जनक होंगे, A तथा A इन्वर्स, और इसके अतिरिक्त इसका कोई भी अन्य जनक नहीं होगा। ये हमारी सब साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर थ्योरम्स थी। इसके एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं।